हेलो जगह, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे गप्पू भैया आए हैं एक और चैप्टर का वन शॉट लेकर, जिसका नाम है फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक ऐसा छुपा हुआ चैप्टर, एक ऐसा छुपा रुस्तम, जिसको बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो बहुत इजी है, इसमें से क्या ही आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन क्या ही बन सकता है। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे कि किस किस टाइप के इसमें केसेस होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले अगर बात करी जाए, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट को हम हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बोल सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट को हम इसका पार्ट बना सकते हैं। Financial statement shall be considered as horoscope if one knows how to read and analyze it, then probably by addressing the various early warning signal available in statement would have helped to great extent। बेटा जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, अगर हम इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, अगर हम इसको अच्छे से रीड करते हैं, तो बेटा फ्यूचर में होने वाले जो भी घाटे हैं, जो भी फायदे हैं, उसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम पहले से देख सकते हैं। The financial statement analyze, investigate past, present and future financial, capital and income in situation of entity based on information from various detailed components। हमारी अभी की सिचुएशन, हमारे पहले की सिचुएशन, हमारे भविष्य की सिचुएशन, इसके बारे में हम फॉरकास्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास डिटेल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिससे हमारा इन फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है बच्चा? यस सर। It also helps to depict and to interpret the financial situation and development. The accounting financial statement are considered as an open source of information as per legislation, and their composition, disclose and presentation structure would be unified by basis parameters। जो भी हमको लगता है कि यार शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा बेनिफिट हो सकता है, शायद ऐसा नुकसान हो सकता है, उन सभी की चीजों का उसमें सारा का सारा डिटेल ऑलरेडी होता है। ठीक है? यस सर। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है बेसिकली क्या होता है फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिफोर वी अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। भैया ये चैप्टर में है हमारा फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। सबसे पहले है फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है? अ प्रोबेबल इवेंट वेयर इन द बिजनेस इज लाइकली हेडेड। मतलब जैसे जैसे हम चल रहे हैं, भविष्य में हम कहां पहुंच सकते हैं, फ्यूचर में हम इस प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं, फ्यूचर में हम इस लॉस तक पहुंच सकते हैं, तो फॉरकास्ट करना। बजट, फ्यूचर फाइनेंशियल टारगेट और गोल्स विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द फॉरकास्ट। मतलब हमारा जो बजट है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स के हिसाब से हम अगली साल या उसके अगली साल कहां तक पहुंच सकते हैं, तो उसे हम बजट कहते हैं। प्रोजेक्शन, मतलब कि ऐसा होगा, हमने एक पूरा एक स्ट्रक्चर सा तैयार कर दिया, हमने पूरा एक ब्लूप्रिंट सा तैयार कर दिया कि व्हाट वुड हैपन इफ, क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो, क्या होगा अगर ऐसा होगा तो, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। और लास्ट है परफॉर्मा, द इफेक्ट ऑफ अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर जो हम सोच रहे हैं ऐसा हो जाए तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा दिखेगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लागू कर दें तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखेगा। अगर हम जो सोच रहे हैं उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लागू कर दें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा दिखेगा, उसे बोलते हैं प्रोफॉर्मा। ठीक है बच्चा? यस सर।
आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम एस्टिमेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं हमारी कंपनी की फाइनेंशियल फ्यूचर, जहां पर जो हमारी पिछली जो परफॉर्मेंस है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, उसको लिंक करते हैं, जैसे हमारा रेवेन्यू, हमारा कैश फ्लो, हमारे एक्सपेंस, हमारे सेल्स। इट इज द हार्ट ऑफ ड्राइविंग बिजनेस परफॉर्मेंस एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। Financial projection performed to facilitate any decision making relevant for determining future business performance। भैया मैंने एनालाइज किया, मैंने फोरकास्ट किया और मुझे लगता है कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अगली साल शायद ऐसा हो सकता है, मेरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अगली साल ऐसा हो सकता है, मेरी जो बैलेंस शीट है वो अगली साल शायद ऐसी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो भी हमारे यूजर्स हैं इस कंडीशन को देखकर, इस सिचुएशन को देखकर बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं। ठीक है बच्चा, यस सर। आगे आपसे कह रहा है इट इज एम्फेसिस ऑन कंसेप्ट ऑफ टुडेज कमिटमेंट फॉर टुमारो एक्शन। भैया कल जो होगा, कल जो हो सकता है उसके लिए हम आज ही एफर्ट्स डाल रहे हैं। It basically includes the analysis of past business performance, current business trend and other relevant factors। बहुत सारी चीजें जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, अभी हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है उसको देखते हुए, फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है उसको देखते हुए, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद हम करते हैं हमारा फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, यस सर। तो फोरकास्ट क्या होता है, बजट क्या होता है, मैंने बताया ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेयर एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन, मतलब एक छोटा सा अंदाजा लगाते हैं कि यार क्या हो सकता है। बजट का मतलब होता है सारे पॉलिसी, सारे प्रोग्राम जो हम फॉलो करेंगे। नेचर ऑफ इवेंट, ये शायद हो सकता है, ये प्रपोज्ड है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इस पर कंट्रोल होता है क्योंकि हम बजट बना रहे हैं बेटा। ठीक है ना, ये एक कंसेप्ट जो है वो वाइडर फॉर्म में है, ये एक सीमित फॉर्म में है। ठीक है, तो आपका जो थ्योरेटिकल है उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फोरकास्ट एंड बजट। अब आता है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग वर्सेस फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। Financial forecast is a statement of management expectation which is based on what top management reasonably expect will happen to and in the company and the expected financial impact। Financial forecast का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक स्टेटमेंट होता है जहां पर जो हमारा मैनेजमेंट है वो अपनी एक्सपेक्टेशन को जाहिर करता है। टॉप मैनेजमेंट ऐसा चाहता है, टॉप मैनेजमेंट इसमें चेंजेस चाहता है, टॉप मैनेजमेंट इसमें डिक्रीज चाहता है, इसमें इंक्रीज चाहता है, वो हमारा क्या है बेटा, फाइनेंशियल फोरकास्ट। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिश्ड बाय पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी फॉर स्टेक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक रिव्यू। जो भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनके लिए इसको डाला जाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड a financial position essentially project the likely outcome of one or more hypothetical scenario or assumption। यहां पर हम डिटेल में बताते हैं कि भैया ऐसा हो सकता है, आप ये जो सोच रहे हो ना इसको अगर हम लागू कर दें तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ऐसा दिखेगा। आप जो सोच रहे हो इसको हम अगर ऐसा कर दें तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, उसको हम बोलते हैं हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा जी, अब सबसे पहले देखते हैं हमारा बेटा फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Typically, the starting point for profit and loss forecasting is to forecast of sales revenue। सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फोरकास्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या फोरकास्ट करेंगे, सेल्स को। हमारी इस साल की सेल्स कितनी है, हमारे आने वाली सेल्स की कितनी सेल्स हो सकती है। Moreover, the sales production is closely interrelated, hence they should be estimated together। तो सबसे पहले हम क्या एस्टिमेट करेंगे, सेल्स कितना होगा, रेवेन्यू कितना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। फ्यू पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रोजेक्टिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप प्रॉफिटेबिलिटी को कर रहे होंगे बेटा, कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, प्रोजेक्शन कर रहे होंगे, तो कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। पहले, it is advisable not to assume full capacity utilization in the beginning year of operation। It means capacity utilization should be low in the beginning year and rise gradually to reach the maximum level। ये आपको मान के चलना है कि साल की शुरुआत में जो भी आपका
प्रोडक्शन हो रहा है वो फुलर कैपेसिटी से नहीं होगा, वो धीरे 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 बढ़ेगा। पहला चीज, इट मे बी एज्यूम दैट सेल्स एंड प्रोडक्शन वुड बी इक्वल, मान के चलना है कि सेल्स और प्रोडक्शन बराबर है, हेंस जो भी हमारा एडजस्टमेंट है टुवर्ड्स फिनिश्ड गुड स्टॉक इज नॉट रिक्वायर्ड। रेवेन्यू शैल बी कंसीडर्ड नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। So far as the cost of production is concerned, the requirement of material per unit of output shall be considered and price are different in cost. कितना खर्चा हो जाएगा अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा, तो मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, मटेरियल के क्या क्या कीमत उसमें शामिल होगी, सारी चीज आपको पहले से ही होनी चाहिए। इन्फ्लेशन फैक्टर भी आप माइंड में लेके चलोगे, सीजनल फ्लक्चुएशन भी आप माइंड में लेके चलोगे, ठीक है। यस सर। अब ये आपके सामने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, ये आपके सामने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। सबसे पहले आप सेल्स को देखेंगे, उसमें से जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होती है, उसको माइनस करोगे। फिर आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करोगे, आपका फिक्स कॉस्ट जैसे कि डेप्रिसिएशन, अदर कॉस्ट। फिर आएगा आपका ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो आपका आएगा ईबीटी, और फिर हम टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर ईएटी, ठीक है। यस सर। देखो आपके सामने ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन को यहां पर शो करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को यहां पर शो करूंगा बड़ी इजीली। यहां पर आपसे कह रहा है यू आर द कंपनी सेक्रेटरी, यू आर द कंपनी सेक्रेटरी, यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ डीपी लिमिटेड एंड असाइन टास्क ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट सिनेरियो, यानी कि आपको दो अलग अलग सिनेरियो दे रखे हैं, आपको डाटा जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है। यस सर। तो मैं डाटा को लिख लेता हूं, मैं डाटा को लिख लेता हूं यहां पर ताकि दिक्कत ना आए। 200, उसके बाद 120, 200 फिर 120, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 80। फिक्स्ड कॉस्ट में 20 और 25, तो 20 डेप्रिसिएशन है और 25 अदर है। अब ये आपका 45 आ गया, 80 में से आप 45 माइनस करोगे 35 आ जाएगा। माइनस इंटरेस्ट कितना दे रखा है बेटा, इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा, ठीक है। टैक्सेस दे रखा है 10 का, तो आपका ये भी आ गया, टैक्सेस दे रखा है 10 का, और ये हो गया 25। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपसे यहां पर आपसे कह रहा है कंपनी इज फॉरकास्टिंग दैट सेल्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 37.5% अप्रोक्सीमेटली। देखो बेटा, अब हम इसी के बगल में करेंगे प्रोजेक्शन। यहां पर आप कर सकते हैं प्रोजेक्शन, चाहो तो अब यहां पर भी कर सकते हैं। डिंग 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 डिंग। तो यहां पर आप लिख सकते हैं गुड कंडीशन या फिर ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन। तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कंपनी फॉरकास्ट कर रही है कि हमारी जो सेल्स है वो 37.5% से इंक्रीज हो जाएगी, हमारी जो सेल्स है वो 37.5% से इंक्रीज हो जाएगी। तो 200 और 200 का 37.5% करूंगा तो 75 आएगा, तो 275। उसके बाद आपसे कह रहा है कीपिंग इन द माइंड ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हमने सेल्स को फॉरकास्ट किया है। वेयर एज द वेरिएबल कॉस्ट विल बी फॉरकास्टेड 56% ऑफ सेल्स, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो 56% ऑफ सेल्स, 275 का 56% यानी कि 154। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 121। तो बेटा आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 121। आगे आपसे कह रहा है कंपनी इज इन द एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 15 करोड़, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में बेटा आपकी कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट, कितना करा है, 15 करोड़, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट 15 करोड़ है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर अदर में 15 और डेप्रिसिएशन उतना का उतना ही, कितना 25। तो ये आप 40 माइनस करेंगे 121 माइनस 40, तो ये आ गया 81। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 81, ठीक है।
यस सर। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे दूसरी कंडीशन बोल रहा है, अभी इसको छोड़ देते हैं। आपसे कह रहा है इट इज फोरकास्टेड दैट, जो आपका डेप्रीशिएशन है remains unchanged in case of any scenario and tax rate shall be applicable at 28.57%। तो देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो यहां पर इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं, तो अर्निंग बिफोर टैक्स भी 81 आएगा, लेकिन टैक्स आपको दे रखा है 28.5%। तो 81 इंटू 28.57%, तो यह आ जाएगा 23.14। 81 माइनस 23.14, तो ये आ गया 57.86। ये आपका प्रॉफिट होगा अगर आपने जो एक्सपेक्टेशन गुड करी है उसके हिसाब से। अब हम देखते हैं वर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट सिचुएशन क्या होगा बेटा, देखो अगली सिचुएशन यहां से चालू है। ऑन द अदर साइड, ऑन वर्स्ट सिचुएशन, कंपनी फॉरकास्ट कर रही है सेल्स 25% से कम हो जाएगी, ठीक है। तो 200 का 25% यानी कि 50, तो ये हो जाएगा 150। और कंपनी जो है वो ये मान के चल रही है कि जो उनका वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 65% हो जाएगा। तो बेटा 150 का 65% यानी 97.5, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 52.5। अब यहां पर आपसे कह रहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है इस कंडीशन में वो है 25। तो फिक्स्ड कॉस्ट 25 है, डेप्रिसिएशन भी 25 है, फिक्स्ड कॉस्ट भी 25 है, ठीक है। डेप्रिसिएशन 25 है, 25 है, ठीक है। चलो अब यहां पर आ गया ये 2.5, अब यहां पर ये भी आ गया अगेन 2.5। अब इसका टैक्स निकाल दो 28.57%, तो ये आपका आ गया 0.072। अब ये माइनस कर दो 2.5 माइनस 0.072, 2.5 का 28.57%, 0.7 ही है आपका, 0.714। तो ये 2.5 माइनस 0.714, तो ये आ गया आपका 1.786। तो बेटा आपसे क्वेश्चन में जो कहा गया ना, अगर अच्छी कंडीशन जो आप एज्यूम कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आपका ये प्रॉफिट होगा 57.86 करोड़, और अगर वर्स्ट सिचुएशन है तो वहां पर आएगा 1.786 करोड़। दोनों कंडीशन को इस तरीके से आपको करना है बेटा, ठीक है। यस सर। आइए आगे चलते हैं। तो ये तो आपने देखा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉरकास्टिंग, ये आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉरकास्टिंग। अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉरकास्टिंग। It is a statement of change in cash and cash equivalent. Statement covers three activity, namely net cash flow from operating activity, net cash from investing activity और net cash from financing activity। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि जो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट है या फिर कैश का बैलेंस है वो किस वजह से आ रहा है। और इसमें आपकी तीन एक्टिविटी होती है बेटा। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेसिकली कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इट इज नॉर्मली प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड फॉर ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। जो हमारा नॉर्मली जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको बताता है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, पैसा आता है जिसको हम बोलते हैं कैश का इनफ्लो, और आपके पास से जो पैसा जा रहा है तो जिसको हम बोलते हैं कैश का आउटफ्लो। ये किस वजह से आ रहा है, किस पीरियड के दौरान ऐसा हो रहा है, उसके बारे में आपको यहां पर बताया जाता है। तो सबसे पहले आती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। So far as operating activity is concerned, they are the principal revenue producing activity of business and generally result from the transaction other event that are enter into determination of net profit or loss। बेटा क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटी होती है जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेट कर रही है। और जब हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेट कर रही है तो बेटा मेन एक्टिविटी से हमको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेसिकली क्या चीज आएगा, मेन बिजनेस की एक्टिविटी और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस।
It reflects company ability to generate adequate operating cash flow, help in gaining confidence of the external party like lenders and investors. ये एक्टिविटी जो है वो हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट करने के लिए हेल्पफुल रहती है, जिसकी वजह से जो भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनके प्रति हमारी कंपनी में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। कंपनी विद हाई सरप्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हैज हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होगा, उस कंपनी की मार्केट में छवि ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। यस सर। अब आता है नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट क्या होता है बेटा? It indicate net result of operating and non-operating activity carried out during accounting year। पूरे साल में जो हमने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी नहीं है, उनको करने के बाद हमें फायदा हुआ है नुकसान, वो बताता है नेट प्रॉफिट। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्टिविटी को लेके चलता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लेके चलता है। It is computed after taking into consideration the effect of non cash item। ये जब लिया जाता है जब आपने नन कैश आइटम के भी इफेक्ट उसमें ले लिए हैं। लेकिन ये कब लिया जाता है? इट इज कंप्यूटेड एक्सक्लूडिंग। देखो बेटा ध्यान सुनना, नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग और नन ऑपरेटिंग दोनों आता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग आता है, नन ऑपरेटिंग नहीं आता। तो यानी कि अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है और उसे कन्वर्ट करना है इसमें, तो आप नन ऑपरेटिंग क्या कर दोगे? हटा दोगे। नेट प्रॉफिट में नन कैश आइटम आता है, ऑपरेटिंग में नहीं आता। तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो जो आपके नन कैश आइटम है जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे? हटा दोगे। देखिए, इट्स नॉट प्रॉफिट डेट रीपे लोन, इट इज द कैश डेट रीपे लोन। आपका प्रॉफिट लोन पे नहीं करता, आपका कैश लोन पे करता है। नन कैश आइटम शोन एज फुटनोट इंक्लूड। जो हमारा नन कैश आइटम होता है ना, वो फुटनोट में शो होता है। कौन से होते हैं नन कैश आइटम? जैसे कि डेप्रिसिएशन, आपने शेयर्स को इशू करा, डिबेंचर्स को इशू करा अदर देन कैश, आपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में, आपने बिजनेस परचेज किया बाय इशू ऑफ शेयर्स, ये आपके क्या है? नन कैश एक्सपेंस का पार्ट माना जाता है। अब बारी आई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। पहला आपने क्या देखा बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी क्या होती है बेटा आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट बेसिकली डील्स विद proceeds from sale disposal of non-current assets whether tangible or intangible, depreciation not depreciable and non-operating income from investing shall be added such as। क्या कहा गया भाई? क्या कहा गया आपसे? जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो डील करती है जब आप फिक्स एसेट्स को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो टेंजिबल हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो इंटेंजिबल हो, फर्क नहीं पड़ता उस पर डेप लगता है, फर्क नहीं पड़ता उस पर डेप नहीं लगा है। प्लस इसके साथ साथ जो भी हमारी नन ऑपरेटिंग इनकम है इसमें वो भी आती है, जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, जैसे कि आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, इस तरीके से चीजें, रेंट रिसीव्ड हुआ, ये भी इसमें आती है, इन्वेस्टिंग का पार्ट बनती है। Lenders will be able to know where company has deployed the cash। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मालूम पड़ जाता है, जो भी हमारे लेंडर्स हैं जो हमें पैसा उधार देते हैं, कि कंपनी ने अपने पैसे को कहां लगा रखा है, कंपनी ने अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया है। Whether company has acquired assets related to business, purchase machinery और made investment outside business। कंपनी ने कोई एसेट्स ली है या पैसे को कहीं और लगाया हुआ है या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। If company keeps investing in the capex that indicate the company is focused on capacity building for future growth। If company keeps investing in financial asset जैसे कि shares, debenture would indicate that management is not very much focused on expansion। अगर हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब है कंपनी एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। अगर हम शेयर्स में पैसा, फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, मतलब कंपनी एक्सपेंशन में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है बेटा। अब आता है तीसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हमारे कंपनी में पैसा कहां से आएगा और क्या आएगा,
किस तरीके से आएगा बेटा? इट डिमॉन्स्ट्रेट द नेचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी। जो हमारी कंपनी का ढांचा है ना, जो हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया हुआ है। एंड रिफ्लेक्ट द पिक्चर्स ऑफ बोरोवर्स फाइनेंसिंग पॉलिसी, किससे कितना पैसा हमारे पास आया है ये सब बताता है। एज अ लेंडर इट इज इनएविटेबल टू मैच डिविडेंड पे आउट विद ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, चलो बेटा, तो अब यहां पर पूरा आपको दे रखा है कैश फ्लो फोरकास्टिंग का। जो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगी उसको हम ए का पार्ट देंगे, जो भी आपकी इन्वेस्टिंग आएगी उसे हम बी का पार्ट देंगे, जो भी आपकी फाइनेंसिंग आएगी उसे सी का पार्ट देंगे। टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद जो आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश और कैश इक्विवेलेंट का वो दे रखा होगा, उससे ऐड कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। आइए बेटा जी, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। Following is the balance sheet of Excel Limited at the end of 2022 is as follows and you are required to forecast cash flow for 2023। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको 2022 की बैलेंस शीट दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है कि आप फोरकास्ट करो 2023 की बैलेंस शीट। यानी सिंपल सी बात है, आपको ये पता करना है कि 2023 में हमारा जो कैश है उसका बैलेंस कितना होगा। अभी जो दे रखा है वो इतना दे रखा है, 2023 में हमारा कैश का बैलेंस कितना होगा ये पता करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यस सर। चलिए तो हम सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले बेटा क्या देखेंगे, प्रॉफिट। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रॉफिट। तो यहां पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 2023 का। तो यहां पर देखो आपको दिखेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80 और आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा 20। इन दोनों को डाल देंगे बेटा, प्रॉफिट एड डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट कितना है बेटा, 80 का, डेप्रिसिएशन 20 का, टोटल आ गया 100। और कुछ नहीं दे रखा है इससे रिलेटेड, तो बेटा ये क्या आ गया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप ऐड और लेस करेंगे। तो यहां देखिए आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी हैज फॉरकास्टेड टू रेज सिक्योर टर्म लोन। तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। इट इज फॉरकास्ट दैट करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन रिमेन्स अनचेंज। जो आपकी करंट लायबिलिटी है और प्रोविजन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वाइल कंपनी इज प्लानिंग टू बाय फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और इंक्रीज द इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। दोनों ही क्या है, करंट एसेट्स हैं और दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन रिसीवेबल। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन रिसीवेबल। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना बेटा, 10 का और 15 का। तो 10 और 15 तो टोटल हो गया 25, यानी ये आ गया आपका 75। अब इसमें से हम लास्ट में क्या करेंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे 30। टैक्स को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे 30। तो ये आ गया आपका 45। ये आ गया आपका 45। ये क्या निकल के आया बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटी। ये क्या निकल के आया बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिंग का, और इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक चीज आएगी। यहां पर आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने फिक्स एसेट्स को बाय किया है 30 करोड़ में, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आएगा बस। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना बेटा? 30 का, तो ये माइनस में है, और यही आपका माइनस का 30 हो जाएगा बी पार्ट, और आप इसे लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं, तीसरा होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरा होता है बेटा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी हैज फॉरकास्ट टू रेज सिक्योर टर्म लोन ऑफ 20 करोड़ एंड रीपे ऑफ प्रीवियस टर्म लोन टू द एक्सटेंड ऑफ 5 करोड़। पुराना जो सिक्योर लोन है उसको 5 का पे कर दो और 20 से बढ़ा दो, टोटल कितने का बढ़ा? 15 का। तो इंक्रीज इन सिक्योर्ड लोन, 20 का बढ़ाना है, 5 का पे करना है, तो ये आ गया 15 आ गया। उसके बाद ये हो गया एंड रीपे ऑफ प्रीवियस टर्म लोन 5 करोड़, ठीक है। एंड इंक्रीज इन अनसिक्योर्ड लोन बाय 10 करोड़, अनसिक्योर्ड लोन भी 10 करोड़ से बढ़ गया। इंक्रीज इन अनसिक्योर्ड लोन 10 करोड़ से बढ़ गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और डिविडेंड भी दिया हुआ है, दोनों माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट भी है, डिविडेंड भी है। ये रहा इंटरेस्ट 20 का और ये रहा डिविडेंड 10 का, तो 20 और 10 30, 20 का इंटरेस्ट और 10 का ये, तो ये बेटा आपका 20 और 10 30 और ये आपका 25, यानी 5 का माइनस में आ रहा है, 5 का माइनस में आ रहा है। तो इसे लिख देंगे अगेन नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम ए प्लस बी प्लस सी करते हैं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना आ रहा था बेटा? ऑपरेटिंग 45 प्लस का, ऑपरेटिंग 45 प्लस का, इन्वेस्टिंग 30 माइनस का, फाइनेंसिंग 5 माइनस का, है ना? यस सर। तो आप इसको टोटल करोगे तो 10 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 10 आएगा। और कैश बैलेंस जो ओपनिंग का है यानी प्रीवियस ईयर क्या है वो कितना है? 20 का। तो बेटा हमारा जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 30। क्लोजिंग कैश का बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये हम ऐसा करते हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करेंगे। अगला है बेटा हमारा बैलेंस शीट। अगला है हमारा बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट में फॉरकास्ट करेंगे बहुत ही सिंपल है बेटा, जैसा जैसा जो जो बोला जा रहा है उसको आप फॉरकास्टिंग में शो करते जाएंगे, उसको आप फॉरकास्टिंग में शो करते जाएंगे। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अब देखो ये आपको फॉर्मेट दे रखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी आपको दे रखा है, सारी चीजें, मतलब पूरा पूरा फॉर्मेट है जो होता है, पूरा पूरा प्योर फॉर्मेट है जो होता है। यही बात करी जाए अगर आपकी एसेट्स की, तो एसेट्स की चीजें आपको दे रखी है। देन उसके बाद आपको ये भी सारी चीजें दे रखी हैं। उसके बाद आपको करेंट एसेट्स भी दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो आपको बेटा ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से मैं चाहता हूं कि आपको मैं अगेन बैलेंस शीट के बारे में समझा दूं। तो देखो बेटा मैं इस बैलेंस को ले लेता हूं, शेयर कैपिटल में 100, ये आ गया 100, और रिजर्व एंड सरप्लस 20, सिक्योर लोन 80, अनसिक्योर लोन 50।
दो बार कैसे हो गया ये? 100, 120, 200, 250, 90। हाँ ये दो बार हो गया है, गलत है बेटा, ये दो बार हो गया है, गलत है, ये दो बार हो गया है। चलो उसके बाद शेयर कैपिटल 100, रिजर्व सरप्लस में ही आएगा 20, उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। नन करेंट लायबिलिटी में जो आपको सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है 80 और 50 का, तो आपका जो लोन है बेटा वो आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में डाल देंगे 80 और 50 अलग अलग, 80 और 50, 80 सिक्योर्ड में और 50 अनसिक्योर्ड में। उसके बाद बेटा करेंट लायबिलिटी 90 और प्रोविजन 20। करेंट लायबिलिटी आपकी 90 और प्रोविजन आपको 20 दे रखा है, तो 20। करेंट लायबिलिटी कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है तो किसी में भी आप डाल सकते हो, कुछ भी अदर करेंट लायबिलिटी में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जरा एक बार टोटलिंग कर देते हैं। ये आपका 120, ये आपका 80 50, चलो 120 80 50 90 20, तो ये आपका 360। अब जरा मैं एसेट्स को लिख देता हूं। एसेट्स में फिक्स एसेट्स 180, फिक्स एसेट्स 180, तो यहां कुछ नहीं दे रखा तो मैं सीधा यहां फिक्स एसेट्स में 180 डाल दे रहा हूं। और करंट एसेट में कैश 20 का है, ट्रेड रिसीवेबल 80 का है और इन्वेंट्री 80 की है। यहां भी एक बार देख लेते हैं, 180 200 280। हाँ ये ट्रेड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कहीं, चलो कोई बात नहीं, कैश 20 ट्रेड रिसीवेबल 80, कैश 20 ट्रेड रिसीवेबल 80 और इन्वेंट्री भी 80। तो ये कितना हो गया बेटा आपका, ये आपका 180 और ये भी आपका 180, 360। अब हम करते हैं चेंजेस बेटा, अब हम करते हैं चेंजेस, ठीक है। यस सर, आपसे क्या कहा गया बेटा, आपसे क्वेश्चन में कहा गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको देखो प्रॉफिट दे रखा है कितने का, 80 का, तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। ये प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में। 20 + 80 यानी अब कितना हो गया, 100। इसमें कोई चेंज नहीं है तो वो उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो उतना ही है। उसके बाद इन सब पर हम डैश डैश करते हैं, हाँ जी, इन सब पर हम डैश डैश करते हैं। बाकी आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 80 और 50 दे रखा था, जहां तक मुझे याद है सिक्योर्ड में 20 का इंक्रीज हुआ था, 5 का पेमेंट, तो 15 बढ़ गया यानी कि 95, और ये शायद 10 से बढ़ गया यानी कि 60। और कुछ दे रखा है यहां पर, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था, 90 और 20। अब जरा एक बार टोटल कर लेते हैं, तो 100 100 200 200 और चलो, हाँ जी एक सेकेंड, चलो यहां पे आ गया आपका 100, ठीक है। रिजर्व सरप्लस आपका 20 था, 80 हो गया बेटा, बढ़ गया तो 100 हो गया। उसके बाद और कुछ भी नहीं दे रखा, ये आपका 15 से बड़ा है, ये आपका 10 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपका नन करेंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं और चीजों की, बात करते हैं और चीजों की, बात करते हैं क्या क्या दे रखा है बेटा आपको, और आपको क्या क्या दे रखा है बेटा। रिटेन अर्निंग 20 का है, गलती हो गई, रिटेन अर्निंग 20 का है, हमने 80 ले लिया, यानी 20 और 20 40 हो जाएगा, 20 और 20 40 हो जाएगा। चलो तो 100 40 140 प्लस 95 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 20, तो ये आ रहा है 405।
ये आ रहा है 405। ठीक है, अब हम बात करें एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स शायद आपने बाय करी था, फिक्स एसेट्स आपने बाय करी थी 30 करोड़ की, और डेप दे रखा है 20 का, डेप दे रखा है 20 का। तो बेटा फिक्स एसेट्स आपने 30 की बाय करी थी और डेप दे रखा है 20 का, 10 आ गया तो ये हो गया 190। बाकी और कोई भी चीज हमें नहीं दे रखी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ नहीं दे रखा था। उसके बाद इन्वेंट्री में और ट्रेड रिसीवर में चेंज हुआ था, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवर में चेंज हुआ था। इन्वेंट्री कितनी बेटा, इन्वेंट्री जो है वो आपकी हो गई 10 और रिसीवेबल 15 से बढ़ गया, तो इन्वेंट्री जो है वो 10 से बढ़ गया और रिसीवेबल 15 से बढ़ गया 95। अब आपको यहां पर टोटलिंग करना है बेटा, देखो 190 प्लस 90 प्लस 95, अब टोटल आना चाहिए 405, इन सब का टोटल आ रहा है बेटा 375, तो बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा 30। अभी आपने देखो पिछला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था, वहां पर अमाउंट क्या आ रहा था 30, यानी कि वो भी सही है और आपने जो बैलेंस शीट का प्रोजेक्शन किया ये भी सही है। तो बेटा ये 3 तरह की फोरकास्टिंग होती है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस की भी हो सकती है, आपकी बैलेंस शीट की भी हो सकती है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी फोरकास्टिंग हो सकती है बेटा। ठीक है, यस सर, इस टाइप में हो सकती है। अगला आपको दे रखा है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था, वाई लिमिटेड रिसेंटली रिपोर्टेड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट। ये आपको देखो इनकम स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, आपसे कह रहा है दिस ईयर कंपनी इज फॉरकास्टिंग 25% इंक्रीज इन सेल्स। तो देखो बेटा हम यहां पर ही बना देते हैं सेम टू सेम, तो क्या कह रहा है 25% इंक्रीज इन सेल्स, तो बेटा 700 प्लस 25% यानी 175, तो ये हो गया 875 की सेल्स हो गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपसे दे रखा है 70% ऑफ सेल्स, तो 875 का 70%, तो ये हो गया 612.5, तो 875 माइनस 612.5, तो ये आ गया 262.5। अब आपसे कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट टैक्स रेट इंटरेस्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो इंटरेस्ट कितना है 40 है, तो ये कितना बचेगा 222.5। अब 40% टैक्स है 89 का, तो 222.5 माइनस 89, तो यह आ गया 133.5। ठीक है, यस सर। अब हमें निकालना है डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकलेगा बेटा, आपने पहले डिविडेंड दिया है 32 और नेट इनकम थी 96, तो बेटा 32 डिवाइड बाई 96 इंटू 100, 32 डिवाइड बाई 96 इंटू 100, यानी कि डिविडेंड आपने दिया 33.33%, तो इसमें भी हम निकाल देते हैं 133.5 इंटू 33.33%, तो ये आ गया 44.5 मान लो, तो 133.5 माइनस 44.5, तो ये आ गया 89 का बेटा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बेटा नेट इनकम क्या होगी, तो जो आपका प्रोजेक्टेड है उसकी नेट इनकम होगी 89, और आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। देखो बेटा 44.5 हो गया, पहले 32 था, डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बेटा 44.5 माइनस 32, 12.5 डिवाइड बाय 32 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 39.06%, 39.06%, इस तरीके से। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, सेम है, सारी चीजें आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ईयर एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड 10% हायर देन लास्ट ईयर, तो इसका 10% आप बढ़ा दो तो 3300 हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है कि ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका 80%, तो आपका ये जो 3300 है इसका 80% यानी 2640, तो आपका इबिक्टा आ जाएगा 3300 माइनस 2640, ये आ गया 660,
उसके बाद आपसे कह रहा है डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द सेम रेट एज सेल्स। सेल्स 10% बढ़ा है तो डेप्रिसिएशन भी 10% से बढ़ा है, तो 250 का 10% कितना हो गया 25, यानी 275। तो 660 माइनस 275, तो ये आ गया आपका 385। उसके बाद आपसे कह रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ही है जितना होना चाहिए, पहले कितना था 125, अभी भी कितना है 125। 385 माइनस 125, ये आ गया 260। टैक्स रेट आपका 40% है, 260 का 40% 104। $156 इस तरीके से। तो बेटा आज के हमने इस वन शॉट में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फोरकास्टिंग भी कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का फोरकास्टिंग भी कर लिया, बैलेंस शीट का फोरकास्टिंग भी कर लिया, और ऐसे 2 क्वेश्चन भी हमने कर लिए। एक क्वेश्चन इसमें से बेसिक सा वेरी वेरी इजी जरूर आएगा। तो बेटा मुझे लगता है कम से कम आपने 4 से 5 नंबर की जुगाड़ पूरी कर ली है। ठीक है बच्चा, तो ये थी आपकी फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। आई नो आपको भी वेरी वेरी इजी लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना वेरी वेरी इजी है कि नहीं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप। बाय बेटूज।